हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सेशन। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सब कुछ फाइन होगा। सो दोस्तों, कल के सेशन में या लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से स्वराजिस्ट का इमरजेंस होता है, किस तरीके से साइमन कमीशन इंडिया में आता है, उसके अगेंस्ट में अपसर्ज होता है। ठीक है, कैसे कांग्रेसमैन और जितने भी अदर ग्रुप्स हैं इंडिया के अंदर, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, वो लॉर्ड ब्रिकेनहेड का चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, नेहरू कमेटी बनाते हैं, नेहरू रिपोर्ट बनती है। ठीक है, और एक नया राउंड ऑफ स्ट्रगल शुरू होता है। किस तरीके से रिवॉल्यूशनरी ट्रेंड का एक नई शुरुआत होती है, किस तरीके से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो है इंडिया के अंदर फिर से डेवलप होती हैं। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट के बारे में। भाई साइमन कमीशन बन गया, आ गया, अपनी रिपोर्ट वो सबमिट करा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने और जितने भी और ग्रुप्स हैं उन सब ने मिलकर एक जॉइंट रिपोर्ट सबमिट करी थी, जिसको हम लोग नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। फिर एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है। एज़ पर द साइमन कमीशन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ये अरेंज की जाती हैं। हालांकि एक ही कॉन्फ्रेंस अरेंज्ड होती है, पर पहली बाइकआउट करती है कांग्रेस, दूसरी में पार्टिसिपेट करती है, तो दो फ्रूटफुल नहीं होती, तो इसलिए थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब कंडक्ट होती है उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के हमारे इस सेशन में हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में कि नेहरू रिपोर्ट है क्या, नेहरू रिपोर्ट में था क्या। देखो भैया, मैंने आपको कल भी बताया था कि इट वॉज एन आंसर टू द लॉर्ड ब्रिकेनहेड। फरवरी 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है। फरवरी 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है और यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि एक सब कमेटी बनाई जाएगी। क्या होगा? डिसाइड किया जाता है कि एक सब कमेटी बनाई जाएगी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द मोतीलाल नेहरू। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहला मेजर अटेम्प्ट है। क्या है? पहला मेजर अटेम्प्ट था ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कि भैया कैसा होना चाहिए इंडिया का। अब इस कमेटी के मेंबर्स, कमेटी में मोतीलाल नेहरू जी तो थे ही, साथ ही साथ में थे तेज बहादुर सप्रू। ये नाम ध्यान रखिएगा भैया, ये नाम इंपॉर्टेंट हैं, चाहो तो लिखते जाओ कॉपी में। तेज बहादुर सप्रू, सुभाष बोस, MS एनी, मंगल सिंह, अली इमाम, शोएब कुरैशी एंड GR प्रधान, ये मेंबर हैं। ये क्या है? ये इसके मेंबर हैं। ठीक है, और ये रिपोर्ट जो है फरवरी में एक कमेटी बनती है और अपनी रिपोर्ट फाइनली अगस्त 1928 में फाइनलाइज करती है और इस रिपोर्ट को मद्रास सेशन 1928 में कांग्रेस एंडोर्स करती है। रिकमेंडेशंस क्या क्या थी नेहरू कमेटी की? ठीक है भैया, सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि ये एक यूनानिमस है। रिकमेंडेशन जितनी भी थी सारी पार्टीज़ की यूनानिमस थी। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, डोमिनियन स्टेटस अब नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यस, कांग्रेस का डिमांड अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का है, डोमिनियन स्टेटस का नहीं है। क्यों? क्योंकि जो यंग लीडर्स थे, जो यूथ था, उनके प्रेशर में, जिन्होंने कांग्रेस में अपना होल्ड बना लिया था, उनके प्रेशर में आकर के जो है डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को रिजेक्ट करके कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अब ये बेसिस बनाया इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नेहरू रिपोर्ट थी ब्रिटिश इंडिया के लिए। ठीक है, फ्यूचर लिंकअप है, किस तरीके से प्रिंसली स्टेट्स फेडरल बेसिस पर किस तरीके से कनेक्ट होंगे ये चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेटस हमको चाहिए सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस के नाम पर। ठीक है, सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस, ठीक है, जो है एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो डिज़ायर करे इंडियंस। लेकिन मैंने कहा बाद में ये डोमिनेंट स्टेटस किस में चेंज हो गया? ये डोमिनेंट स्टेटस कंप्लीट इंडिपेंडेंस में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? कंप्लीट इंडिपेंडेंस मींस जो स्वराज था अब वो पूर्ण स्वराज में कंप्लीट हो गया। सेकंड था सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट करना। क्या भैया? सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट कर देना। ठीक है, जो कि अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का पार्ट चलते रहा था। डिमांड रखी जॉइंट इलेक्टोरेट की विद द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, जॉइंट इलेक्टोरेट्स विद द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द मुस्लिम्स, यानी कि जहां पर मुस्लिम्स जिन प्रोविंसेस में माइनॉरिटी में हैं तो उनकी पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन के हिसाब से वहां पर सीट्स उनको रिजर्व की जाएगी। लैंग्वेज बेस्ड प्रोविंसेस, लैंग्वेज के बेस पर प्रोविंसेस बनाना। पहली बार फंडामेंटल राइट्स जैसी चीज़ों को इंक्लूड किया गया। इक्वल राइट्स फॉर वेमेन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड प्रोविंसेस, ये चीज़ें। तो ये डिमांड थी जो था
ये जो था दैट वाज द नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट ने ये कहा कि भैया हमको असेंबली चाहिए, इंडियन पार्लियामेंट चाहिए सेंटर में जो 500 मेंबर का होगा, जो 500 मेंबर का होगा और इलेक्टेड होगा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। फिर एक अपर हाउस होगा जिसमें होंगे 200 मेंबर, ठीक है, जिसको सीनेट कहा जाएगा। वो प्रोविंशियल काउंसिल सिलेक्ट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे आजकल इलेक्शंस होते हैं ना लोकसभा राज्यसभा के, बिल्कुल वैसे ही ये चीज़। टेन्योर भी फिक्स किया गया, जो पार्लियामेंट है सेंटर में उसका 5 ईयर्स रहेगा और जो सीनेट है उसका 7 ईयर्स रहेगा, जो सीनेट है उसका 7 ईयर्स रहेगा, ठीक है। इन दोनों के लिए जो हेड होंगे उनका होगा हेड गवर्नर जनरल, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर सकती है, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है और उसे इंडियन रेवेन्यू से ही पे किया जाएगा। लेकिन जो गवर्नर जनरल होगा वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की एडवाइस पे ही काम करेगा और पूरी की पूरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर को नहीं पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होगी, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाई जाएंगी, यानी कि स्टेट्स के अंदर भी काउंसिल्स बनाई जाएंगी जो कि 5 ईयर टेन्योर के लिए होंगी। इनको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाएगा। उनका भी हेड एक गवर्नर होगा जो कि प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एडवाइस पर काम करेगा, ठीक है। यानी कि पूरी तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो फीचर था, जो कि ब्रिटिशर्स ने हमको दिया ही नहीं, उसको यहाँ पर फुल्ली नेहरू रिपोर्ट से स्टैब्लिश करने की बात कही गई, ठीक है, स्टैब्लिश करने की बात कही गई, ठीक है। स्टेट को सेक्युलर बना दिया गया। यहाँ पर सेक्युलरिज्म की बात होती है, किसकी बात होती है? सेक्युलरिज्म की बात होती है, यानी कि स्टेट का अब कोई रिलीजन नहीं है, ना कोई हिंदू राष्ट्र है, ना कोई मुस्लिम राष्ट्र है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टेट सेक्युलर है। कल्चर और रिलीजियस इंटरेस्ट माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्ट किए जाएंगे, ये भी था, उनको पूरा का पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ये भी थे। माइनॉरिटीज़ के भी ख्याल में ये रिपोर्ट बनाई गई थी, यानी कि हर सेक्शन को कवर करते हुए, ठीक है, हर क्वेश्चन को कवर करते हुए। अब क्या हुआ भैया, रिपोर्ट का काम तो शुरू हो गया अच्छे तरीके से, सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर्स यूनाइटेड भी थे, लेकिन कम्युनल डिफरेंसेस जो हैं वो यहाँ पर बनना शुरू हो गए, ठीक है। और ये रिपोर्ट्स कंट्रोवर्सीज में आना शुरू हो गई कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के इश्यू पर। क्या होता है दिसंबर 1927 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली में, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस होती है। मुस्लिम लीग का एक सेक्शन बोलता है कि हमें जो है साइमन कमीशन को बाइकआउट करना है, और एक सेक्शन बोलता है कि नहीं भैया, हमें बाइकआउट नहीं करना है, यहाँ पर बाइकआउट करने वाले जो मुस्लिम्स हैं मुस्लिम लीग में, उनके लीडर हैं मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन जो बाइकआउट नहीं करना चाहते उनके लीडर हैं मिस्टर मोहम्मद शफ़ी। तो यहाँ पर इंडियन मुस्लिम लीग में एक फैक्शन आता है, यानी कि इंडियन मुस्लिम लीग 2 पार्ट में टूट जाती है। इस इवेंट को हिस्ट्री के अंदर शफ़ी फैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शफ़ी फैक्शन कहा जाता है, जो कि 1928 में हुआ, ठीक है, सॉरी 1927 में हुआ, ठीक है, इन द इंडियन मुस्लिम लीग, ठीक है। जितने भी लीडर्स हैं अब वो मिलते हैं आपस में मोहम्मद अली जिन्ना के गाइडेंस में, लीडरशिप में, और अपनी मुस्लिम डिमांड्स प्रेजेंट करते हैं, 4 प्रपोजल बनाते हैं। दिल्ली में ये मुलाकात होती है, ये मीटिंग होती है, तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रपोजल बना है उसे दिल्ली प्रपोजल कहा जाता है, और इस दिल्ली प्रपोजल को कांग्रेस एक्सेप्ट करती है मद्रास सेशन 1927 में, जहां पर नेहरू रिपोर्ट के बनने से पहले का सीन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वहां पर कांग्रेस इन प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है, ये ध्यान रखना, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है। प्रपोजल है क्या? सबसे पहले जॉइंट इलेक्टोरेट इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट विथ रिजर्व सीट्स फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। 1/3 रिप्रेजेंटेशन पे, दूसरा 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ये चीज़, ये तो ठीक है। तीसरा, रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल
इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। भैया यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है मुस्लिम्स की, तो उनकी प्रपोर्शन पे तो यानी कि सीट्स मुस्लिम की ज़्यादा हो गई। क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, सिंध, बालूचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। सिंध, बालूचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। देखो दोस्त, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ये 3 प्रोविंस एग्जिस्टेंस में आ गए थे, पहले नहीं थे, अब आ गए थे। ठीक है, तो ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस बनाना, तो ये 4 डिमांड्स थी। क्या थी? 4 डिमांड्स थी जिनको फुलफिल किया गया, सॉरी नॉट, जिनको एक्सेप्ट किया गया। लेकिन हिंदू महासभा ने प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया, यस, और बोला कि नहीं भैया, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस नहीं मिलेंगे, मुस्लिम्स को रिजर्वेशन वहीं पर मिलेगा जहां पर मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ में होंगे। ठीक है, मुस्लिम्स पंजाब में और बंगाल में हैं, वो मेजॉरिटी में हैं, यहाँ पर उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और स्ट्रिक्टली यूनिटरी स्ट्रक्चर की डिमांड रख दी। हिंदू महासभा का ये जो एटीट्यूड था, इसने मैटर को और उलझा दिया, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, डिसोसिएशन तो हो ही गया। ठीक है, यहाँ पर मोतीलाल नेहरू अदर लीडर्स के साथ जो अपनी ड्राफ्टिंग रिपोर्ट हैं वो बना रहे हैं, वो रिपोर्ट को ड्राफ्ट कर रहे हैं, पब्लिश भी करनी है, डिलेमा में भी है, क्या करें। अगर मुस्लिम कम्युनल ओपिनियन और अगर डिमांड्स को मान लेते हैं तो उनके ओपिनियन को एक्सेप्ट करना तो हिंदू कम्युनलिस्ट चले जाएंगे, हिंदूज को मानते हैं तो फिर मुस्लिम्स नाराज़ हो जाएंगे, तो क्या करें, इधर कुआं उधर का खाई, क्या करेगा मेरा भाई, है ना। तो भैया ये बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पर, लेकिन प्रेशर था और फिर वी कैन से दैट मिस्टेक भी हो गई। यहाँ पर क्या हुआ कि हिंदू महासभा की जो चीज़ें थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, हिंदू महासभा की जो चीज़ें थी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया, कंसेशंस दिए गए कम्युनलिस्ट को। उन्होंने ये कहा कि भैया जॉइंट इलेक्टोरेट तो प्रपोज्ड है, लेकिन रिजर्वेशन वहीं पर होगा जहां पर वो माइनॉरिटी में होंगे। ठीक है, यस, सिंध को तभी डिटैच करेंगे बॉम्बे से जब डोमिनियन स्टेटस हमको मिल जाएगा। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस हमको मिल जाएगा और हिंदू माइनॉरिटी को भी वहाँ पर वेटेज दिया जाएगा। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से यूनिटरी होगा और रेसिडुअल पावर्स जो होंगी ना वो सेंटर के पास होगी। अब भैया मुस्लिम लीग को ये चीज़ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगती, तो कलकत्ता में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है 1928 में, दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट को कंसिडर किया जाता है। तो जिन्ना जो है यहाँ पर 3 अमेंडमेंट्स फिर से प्रपोज कर देते हैं, 3 अमेंडमेंट्स। ठीक है, वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, हमको 1/3 रिप्रेजेंटेशन दे दो। ठीक है, रिजर्वेशंस मुस्लिम्स की सीट को बंगाल एंड पंजाब में कर दो इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, जब तक एडल्ट सफरेज स्टैब्लिश नहीं होती, जब तक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी स्टैब्लिश नहीं होती, और रेसिडुअल पावर्स आप प्रोविंसेस को रखो। लेकिन भैया ये डीज डिमांड्स को अकोमोडेट नहीं किया गया। जिन्ना वापस चले जाते हैं, मुस्लिम लीग फिर एक हो जाती है 1929 में, और जिन्ना जो है यहाँ पर अपने मोस्ट फेमस 14 पॉइंट्स वाइसरॉय को देते हैं, मोस्ट फेमस 14 पॉइंट्स वाइसरॉय को देते हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विथ रेसिडुअल पावर टू प्रोविंसेस, यस, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विथ रेसिडुअल पावर टू प्रोविंसेस। ठीक है, ये चीज़ गॉट इट। दूसरा जो पॉइंट है उनका प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि प्रोविंसेस को पूरी तरीके से ऑटोनॉमस बना देना। ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है सेंटर नहीं करेगा विदाउट द कंकरेंस ऑफ द स्टेट, जो इंडियन फेडरेशन का पार्ट है। यानी कि अब यहाँ पर पूरी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जाना था ना, वो यूनिटरी नहीं, फेडरल बनाया जाना था। ठीक है, फेडरल, यहाँ पर प्रोविंसेस को फुल ऑटोनॉमी देना। लेजिस्लेचर्स एंड इलेक्टेड बॉडीज में जो भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम्स का, वो हर प्रोविंसेस में होगा विदाउट रिड्यूसिंग अ मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, यस, इन द माइनॉरिटी और टू इक्वलिटी। मुस्लिम्स का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हर सर्विस में, सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ में, और ये डिमांड तो है ही। 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, यानी कि जितने भी सेंट्रल लेजिस्लेचर में सीट्स हैं 1/3 मुस्लिम्स के होंगे, 1/3 मुस्लिम्स के होंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट तो ये था ही। ठीक है, कैबिनेट और सेंटर में 1/3 जो है, जो भी कैबिनेट बनेगा या प्रोविंसेस में, उसमें 1/3 मुस्लिम्स होंगे, सिर्फ मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए। ठीक है, कोई भी बिल लेजिस्लेचर में पास नहीं होगा जब तक 3/4 जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उस बिल को कंसिडर करके पास नहीं करेगी। अगर वो उसके अगेंस्ट हुआ तो
तब क्या करेंगे, तो ये चीज़, ठीक है, ये पार्ट। टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, मुस्लिम मेजोरिटी जो है पंजाब, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन में। सिंध को बॉम्बे से अलग किया जाए। NWPF यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान में रिफॉर्म्स लाए जाएं। फुल रिलीजियस फ्रीडम हो सारी कम्युनिटीज़ को, ठीक है। मुस्लिम्स का राइट्स इन रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन ये प्रोटेक्ट किया जाए, ये प्रोटेक्ट किया जाए। ये थे 14 प्रपोजल्स, ठीक है, ये चीज़ गॉट इट। अब नेहरू रिपोर्ट भी हमने देखी और ये भी देखे, नेहरू रिपोर्ट पब्लिश भी हो गई। इससे कोई भी कम्युनिटी खुश नहीं थी क्योंकि स्टेट को तो सेकुलर बना दिया गया, किसी को भी कम्युनिटी वाइज नहीं रखा गया, एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है। जो यंगर सेक्शन था ये भी नाराज़ था, ये भी नाराज़ था। क्यों नाराज़ था? डोमिनियन स्टेटस की क्या ज़रूरत थी जब डिमांड है पूर्ण स्वराज की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की? तो भैया 1928 के सेशन में भी यही हुआ। यंगर सेक्शन ने कहा कि डोमिनियन स्टेटस जो है रिपोर्ट से पीछे की बात है, अभी तो हम लोग पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। कांग्रेस के जो यूथ लीडर्स थे, नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कांग्रेस के इस आइडिया को रिजेक्ट किया, मॉडिफाई करने की डिमांड बात करी। कलकत्ता का सेशन होता है 1928 में दिसंबर के अंदर, जहाँ पे नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव किया जाता है। नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति जो कि यंग लीडर के यूथ के जो मेंबर्स हैं, पार्ट हैं, वो डिससेटिस्फैक्शन अपना जताते हैं, बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस हमको नहीं चाहिए, हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज। ये अडॉप्ट करो आप, कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज ये अडॉप्ट करो, ठीक है, ये चीज़ ये अडॉप्ट करो। तो भैया जितने भी ओल्डर लीडर्स हैं, गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, ये बोलते हैं, समझाते हैं कि बेटा देखो हमने बहुत मेहनत करी है, इतने साल लग गए, ठीक है, तो डोमिनियन स्टेटस का पॉइंट रहने दो, यहाँ पर ड्रॉप नहीं करते हैं जल्दबाजी में, ठीक है। कंसेंसस तो बनी हुई है ही यहाँ पर, ठीक है, बड़ी मुश्किल में बनी है, तो इसे नहीं करते हैं। 2 साल का सरकार को समय देते हैं मानने के लिए, मान गई तो ठीक है, नहीं तो फिर जो करना है वो करेंगे। यूथ बोलता है नहीं, 2 साल नहीं, 1 ईयर, 1929 दिसंबर तक अगर जो है गवर्नमेंट ने ये डिमांड नहीं मानी तो फिर हम पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लेकर के आएंगे, हम पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लेकर के आएंगे। अब भैया क्या करते लोग, बोल रहे ठीक है, ओके है, ओके है। तो कांग्रेस ने डिसाइड किया कि अगर गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करती है बाय द एंड ऑफ द ईयर, देन द कांग्रेस वुड डिमांड फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस और लॉन्च करेगी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लॉन्च करेगी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गॉट इट, क्लियर है ना? कहानी की तरह है, इसको कहानी की तरह पढ़ना है, नोट्स वोट्स सब मिल जाएंगे आपको, कहानी की तरह पढ़ना, बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है भाई, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना। गांधी जी इंटेंसिवली ट्रैवल करते हैं 1929 में लोगों को तैयार करने के लिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑर्गेनाइज होती है फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट करने के लिए, एक एग्रेसिव प्रोग्राम होता है। गांधी जी मार्च 1929 में कलकत्ता जाते हैं और अरेस्ट कर लिए जाते हैं। बहुत सारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है इस बीच में, जिसमें मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, अभी हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस ये जो है इम्पॉर्टेंट है। 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंके जाते हैं भाई भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ये भी अभी हमने थोड़ी कल वाले लेक्चर में देखा। और अब यहाँ पर क्या होता है कि रैम्स है मैकडोनल्ड की जो लेबर पार्टी है वो आ जाती है मई 1929 में पावर में। इरविन ये 31 अक्टूबर 1929 में अपना एक फेमस स्टेटमेंट देते हैं, इसे कहा जाता है दीपावली डिक्लेरेशन, दीपावली डिक्लेरेशन, ठीक है। ये चीज़ गॉट इट। क्या है भैया इशू जो है इंडियाज प्रोग्रेस का, कंटेम्पलेटेड इज द अटेनमेंट ऑफ द डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो प्रॉमिस करते हैं कि एक बार साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दें, फिर अपन एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस आपको ग्रांट किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो ये था दीपावली डिक्लेरेशन। 2 नवंबर 1929 में एक कॉन्फ्रेंस होती है प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर्स की, और यहाँ पर वो अपना दिल्ली मैनिफेस्टो रखते हैं, दिल्ली मैनिफेस्टो। अब देखो भैया यहाँ पर आके दिल्ली प्रपोजल, दिल्ली मैनिफेस्टो, या भूल मत जाना, ठीक है। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स हैं वो रख रहे हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है, लॉर्ड इरविन के सामने। क्या बोलते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होगी ना वो डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात करने के लिए नहीं होगी,
वो कैसे होगी कि भैया जो बेसिक प्रिंसिपल है डोमिनेंट स्टेटस का, पहले उसे एक्सेप्ट कर लो कि हाँ डोमिनेंट स्टेटस स्टैब्लिश करना है, ठीक है, यस। और कांग्रेस का मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन होगा इस कॉन्फ्रेंस में, ये चीज़। एमनेस्टी और पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन ये रहेगी। वाइस रॉय ने 23 दिसंबर 1929 को ये डिमांड्स जितनी भी थी वो सब रिजेक्ट कर दी, नहीं माने, बिल्कुल नहीं माने, बिल्कुल भी नहीं माने। और इट गेव द वे फॉर द कांग्रेस रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज। कांग्रेस का सेशन होता है लाहौर में, ठीक है, ऑन 28 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू को इस कांग्रेस सेशन का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, और वो यहाँ पर पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को पास करते हैं। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को पास किया जाता है, ठीक है। लाहौर सेशन में डिसीजन लिया जाता है कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को एक तो बाइकआउट करेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस अब हमारा एम है, अब हम लॉन्च कर सकते हैं नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 26 जनवरी को हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा पूरे इंडिया में। तो भैया दिसंबर 31 1929 में रात को ठीक 12 बजे रावी नदी के किनारे पर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए इंडिया का पहला ट्राई कलर फ्लैग को होइस्ट किया जाता है। 26 जनवरी 1930 को इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है और इंडिपेंडेंस की प्लेज ये ली जाती है। लोकल लैंग्वेजेस में जो है, ठीक है, इंडिपेंडेंस प्लेज को रीड की जाती है, नेशनल फ्लैग होइस्ट किया जाता है। प्लेज क्या है? प्लेज क्या है? इंडियंस टू हैव फ्रीडम, इंडियंस का राइट है ये। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है हमको सिर्फ फ्रीडम से नहीं बल्कि डिप्राइव नहीं किया, हमारा एक्सप्लॉइटेशन भी किया, हमारी पूरी इकोनॉमी को, पॉलिटिक्स को, कल्चरल स्पिरिट्स को, हर चीज़ को इन्होंने जो है रूइन कर दिया, खराब कर दिया। और अब हमको इसको रेजुविनेट करना है, उसके लिए हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमारे विलेजेस जो सेल्फ सफिशिएंट थे वो सब रूइन हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, अब उनको फिर से रेजुविनेट करना है, ठीक है। पॉलिटिकल पावर जो है वो हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई रियल पॉलिटिकल पावर नहीं है, हम कोई एसोसिएशन नहीं बना सकते, ठीक है। कल्चरली, स्पिरिचुअली सब कुछ हमारा जो है उन्होंने रूइन कर दिया है, तो हमको वो सारी चीज़ें वापस चाहिए, ठीक है। ये चीज़ सबमिट टू द क्रूएल इज अगेन अ क्राइम, ठीक है, ये चीज़ गॉट इट। और पूर्ण स्वराज कांग्रेस को स्टैब्लिश करनी है। अब आती है बारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च, अब भैया वो तो प्लेज में ही था, है ना, पूर्ण स्वराज में ही था, और 1928 के कलकत्ता सेशन में भी था, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ बॉस, कलकत्ता सेशन में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ने एक और मौका दिया वाइसरॉय इरविन को। वाइसरॉय इरविन से वो बोलते हैं कि भैया देखो, लाहौर में तो हमने एक्सेप्ट कर ही लिया, प्लेज ले ली, ठीक है, कि हम अब इसको लॉन्च करने वाले हैं, पर हम तुमको एक बात देते हैं, ठीक है। 31 जनवरी 1930 को एक अल्टीमेटम दिया गया, एक 11 डिमांड्स प्रेजेंट किए गए बाय द गांधी जी इरविन के पास कि भैया आप इनको एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट कर लो, ठीक है। क्या थी? आर्मी का एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना, टोटल प्रोहिबिशन इंट्रोड्यूस करना, CID डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स लेकर के आना, आर्म्स एक्ट में चेंजेस करना, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं रिलीज़ करो, पोस्टल रिजर्वेशन बिल को एक्सेप्ट करो, ठीक है, स्टर्लिंग और रुपीज़ का जो एक्सचेंज रेशियो है उसे चेंज करो, टेक्सटाइल प्रोटेक्शन लेकर के आओ, कोस्टल शिपिंग्स को जो है इंडियंस के लिए रिजर्व कर दो, लैंड रेवेन्यू को 50% तक रिड्यूस कर दो, और सबसे इम्पॉर्टेंट सॉल्ट टैक्स को रिपील करो, एबॉलिश करो, गवर्नमेंट की जो सॉल्ट मोनोपोली है उसे हटा दो, ठीक है। भैया कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स वाइसरॉय से नहीं मिला। तब फरवरी एंड में गांधी जी ने ये कहा कि भैया अब हम नमक को, सॉल्ट को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम जो है ये मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। भैया एबॉलिश सॉल्ट टैक्स, गवर्नमेंट की सॉल्ट मोनोपोली है, सॉल्ट के प्रोडक्शन को रेगुलेट करती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के लॉ को डिसोबे करना है, कोई भी लॉ को डिसोबे करना, तो सॉल्ट जैसी चीज़ जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे कॉमन है, हर कॉमन मैन की लाइफ का हिस्सा है, हर कॉमन मैन की लाइफ का हिस्सा है क्या? सॉल्ट,
ठीक है। तो इसीलिए सॉल्ट को चूज़ किया गया। गांधी जी ने कहा कि हम सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की सबसे बड़ी खास बात ये थी दोस्त कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो पूरे इंडिया में लगभग एक साथ स्टार्ट हुआ। यस, एक साथ, ये नहीं कि पहले एक पॉकेट में, फिर दूसरे पॉकेट में, फिर तीसरे पॉकेट में, ना बाबा ना, सब एक साथ स्टार्ट हुआ। ठीक है, सारे मूवमेंट्स। दांडी मार्च 12 मार्च को गांधी जी जो है दांडी से निकलते हैं। 2 मार्च, ठीक है, ये चीज़ गांधी जी डिसाइड करते हैं कि साबरमती आश्रम से एक प्लेज लेकर के वो निकलेंगे। 12 मार्च को दांडी पहुंचेंगे, कोस्टल एरिया है, ठीक है, वहाँ से बीच पर सॉल्ट को कलेक्ट करेंगे और सॉल्ट लॉ ब्रेक करेंगे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होगा। गांधी जी 12 मार्च को अपने साथ निकलते हैं 78 मेंबर्स के साथ, 240 मील का रास्ता तय करके 6 अप्रैल को वो पहुंचते हैं दांडी और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। मैंने क्या कहा? आश्रम से निकलने से पहले वो सबको फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन समझा के गए थे। वो बोल के गए थे कि जहाँ पर भी हो सके सिविल डिसोबीडियंस एक साथ शुरू होना चाहिए, जहाँ पर हो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करो, जितने भी फॉरेन एंड लिकर क्लोथ शॉप्स हैं उन सबको लूट लो, पिक कर लो, ठीक है, सब जगह पर टैक्सेस पे करने से मना कर दो, लॉयर्स अपनी प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दें, पब्लिक बाइकआउट करे लॉ कोर्ट्स को ऊपर, गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिजाइन करते हैं, ठीक है, टाइन करते हैं, नॉन वायलेंस और ट्रुथ वायलेंस पर ये स्ट्रिक्टली एडहर्ड रहे पूरा मूवमेंट, ठीक है। और अगर गांधी जी का अरेस्ट हो भी जाता है तो जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, वो सब गांधीयन फिलॉसफी के अकॉर्डिंगली ही चलेंगे, वो गांधी जी के अकॉर्डिंगली ही चलेंगे, ठीक है, ये चीज़ गॉट इट। वायलेशन लॉज का क्यों था? ये वो सिंबल था कि अब हम ब्रिटिश मेड लॉज के साथ में नहीं रहने वाले, हम नहीं रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ गॉट इट। भैया जो रीऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 1920s में किया गया था उसका असर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जिस दिन गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया उसी दिन लगभग सभी जगह पर एक साथ जो है शुरू होता है, ठीक है। जैसे ही दांडी पर डिफाइंस करता है तो तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, मालाबार में के कलप्पन, असम में सत्याग्रहीस, आंध्रा में जो शिबिराम कैंप्स थे वहाँ पर, ठीक है, एक साथ ये जितने भी सिविल लॉज हैं ये ब्रेक किए जाते हैं। अब सिविल लॉज हैं, ब्रेक हो गए तो अरेस्ट होना तो लाजमी है, ठीक है। तो नेहरू जी को अरेस्ट किया जाता है अप्रैल 1930 में डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सॉल्ट लॉ के डिफाइंस के लिए, मद्रास, कलकत्ता एंड कराची में। गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है 4 मई 1930 को, ठीक है। ये चीज़ वो धरसाना सॉल्ट वर्क्स, यस, गुजरात में है, दरसाना सॉल्ट वर्क या दरसाना सॉल्ट सत्याग्रह जब वो लॉन्च करने जाते हैं वेस्ट कोस्ट पर, तो भैया उसके लिए उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। गांधी जी का जैसे ही अरेस्ट होता है मासिव प्रोटेस्ट शुरू हो गई, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, शोलापुर, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया का सबसे बड़ा नॉन वायलेंस मूवमेंट था, सबसे बड़ा नॉन वायलेंस मूवमेंट था। हालांकि वायलेंस छोटी छोटी जगह पर हुए लेकिन मेजर इंडिया में, मेजर रीजन में नॉन वायलेंस हुए ही नहीं। CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सैंक्शन कर दिया कि अब भैया कहीं पर भी पेमेंट नहीं किया जाएगा रेवेन्यू का, कोई भी चौकीदारी टैक्स नहीं दिया जाएगा और फॉरेस्ट लॉ को वायलेट करो, वायलेंट एक्टिविटीज़ भी होती हैं भैया, मैंने बताया ना चित्तगोंग वाला पहले हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई, ठीक है। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, क्या कहते हैं? फ्रंटियर गांधी, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करते हैं, उसका नाम है खुदाई खिदमतगार, ठीक है। रेड शर्ट मूवमेंट अगर आपसे पूछें कि है क्या, व्हाट इज रेड शर्ट मूवमेंट, तो वो बेसिकली नॉट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। पख्तून ये न्यूज़पेपर है, ठीक है, जो कि पुश्तो लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता है, ये ब्रिगेड है। यहाँ पर स्ट्रगल शुरू होता है अप्रैल 1930 में, कांग्रेस लीडर्स पहुँचते हैं, ठीक है। इनके अगेंस्ट में गोरखा रेजिमेंट को जो है पोस्ट किया जाता है और जब ये रिवोल्ट मतलब जब ये पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो गोरखा रेजिमेंट को ऑर्डर मिलने के बाद भी वो इनके ऊपर फायर नहीं करते, सॉरी, गढ़वाल राइफल्स, नॉट द गोरखा रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स के जो सोल्जर्स हैं वो इनके ऊपर फायर नहीं करते,
बिल्कुल भी, ठीक है, ये चीज़ गॉट इट, क्लियर ये पार्ट। नेक्स्ट शोलापुर सदर्न महाराष्ट्र में है, ठीक है, यहाँ पर फियरेस्ट मूवमेंट है, यहाँ पर टेक्सटाइल वर्कर स्ट्राइक पर चले जाते हैं, ठीक है, जितने भी लॉज हैं उन सबको बैन किया जाता है। मोस्ट फेमस है धरसाना सॉल्ट सत्याग्रह, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर भी कवर किया गया था, इंटरनेशनली भी इसे कवर किया गया था। इमाम साहिब, सरोजनी नायडू एंड मनीलाल गांधी जी के बेटे हैं, ये जाते हैं धरसाना सॉल्ट को कैप्चर करने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये क्यों इसलिए फेमस है, क्योंकि एक तो ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है। अब धरसाना सॉल्ट जो यूनिट है वहाँ पर जब ये लाइन वॉलंटियर्स की पहुँचती है तो पुलिस इनको बीटअप करना शुरू करती है, पुलिस इन पर अटैक करना शुरू करती है। तो पहली लाइन पिट के थक गई, पुलिस ने खूब मारा, लाठी चार्ज खूब किया, थक गई, बैठ गई, ठीक है, खून वून निकल रहा है, खूब बैठ गई। सेकेंड लाइन आगे आ गई, बोले ठीक है ये थक गए ना, अब हम पिटेंगे, ठीक है, अब हमें मारो, नहीं तो हटो हमारे रास्ते से, हम सॉल्ट लॉ ब्रेक करेंगे। पुलिस ने इनको मारा, ये थक गई, इनको मारा, ये थक गई, इनको मारा, तब तक ये रेजुविनेट हो गए, ये फिर खड़े हो गए, बस ये चलता रहा, ये चलता रहा। ओहो, अनआर्म्ड पर्सन्स को इतना ब्रूटली बीटअप करना, ओहो। इंटरनेशनल लेवल पर ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा पब्लिश भी हुई, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने इस इवेंट को कवर भी किया। यहाँ पर जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है ये हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड कवरेज भी मिला। क्या मिला? वर्ल्ड वाइड कवरेज भी मिला। बिहार में भी कैंपेन चौकीदारी टैक्स के अगेंस्ट में ये शुरू हुआ, यहाँ पर मुंगेर में, बंगाल में भी चौकीदारी टैक्स, ये चीज़। गुजरात में जहाँ पर सॉल्ट मैन्युफैक्चर होते थे वहाँ पर सॉल्ट लॉ ब्रेक किया गया। जिन जगह पर लैंड रेवेन्यू पे करना था वहाँ पर सब जगह मना कर दिया गया, सब जगह मना कर दिया गया। पुलिस ने पूरी तरीके से रिटेलिएट किया, प्रॉपर्टी और लैंड को कन्फिस्केट करके, ठीक है, प्रॉपर्टी और लैंड को कन्फिस्केट करके। अब नियर बाई जो प्रिंसली स्टेट्स थे, विलेजेस गुजरात में या अदर प्रोविंसेस में, वो उन प्रिंसली स्टेट्स में भी जा कर के छुप गए, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स को भी कहा गया कि भैया आप हमारा साथ दो, लेकिन उन्होंने भी देने से मना कर दिया। महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस, आसाम, यूपी, सब जगह नो टैक्स कैंपेन, सिविल लॉ को डिसोबे करना, ये सब शुरू हुआ। मणिपुर में 13 साल की रानी गेंदनी लियू, ठीक है, नागालैंड से, ये वो जो है बैनर रिवोल्ट का रेस करती हैं। हालांकि इन्हें कैप्चर कर लिया जाता है 1932 में और इम्प्रिजनमेंट लाइफ टाइम के लिए डाल दिया जाता है, बाद में इन्हें रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन है मूवमेंट का, ठीक है। मेजर्स गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा लेती है इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। लीडर्स को अरेस्ट कर लेते हैं, यही काम है बस, लीडर्स को अरेस्ट करना, इम्प्रिजन करना, एक्सेसिव फोर्सेस, ब्रूटल लाठी चार्ज, ये सारी चीज़ें। 1930 से अब थोड़ा सा चेंजेस शुरू हो जाते हैं। क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कल, मई 1930 में क्या होता है, मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश हो जाती है। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चाहिए। रैमसे मैकडोनाल्ड जो हैं ये प्रेशर डालते हैं इरविन पर कि मनाओ कांग्रेस को, कुछ भी करो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एंड करो और कांग्रेस को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लेकर के आओ। अगस्त 1930 में तेज बहादुर सप्रू और एमआर जयकर ये अटेम्प्ट करते हैं कांग्रेस को मनाने की, बोलते हैं कि भैया विड्रॉ कर लो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाओ, वहीं पर बैठ के डिस्कस करेंगे। कांग्रेस मना कर देती है, बोलती कि नहीं, हम नहीं करेंगे, ठीक है, हम नहीं करेंगे, ठीक है। यस, 19 जनवरी 1931 को पहला सेशन होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, ठीक है। कॉन्फ्रेंस को साइने डाई एडजर्न कर दिया जाता है। कांग्रेस पूरी तरीके से इसको फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट करती है। क्या करती है? बाइकआउट करती है। भैया इरविन के ऊपर भयंकर प्रेशर है, गवर्नमेंट और कांग्रेस के बीच में जो है कॉम्प्रोमाइज़ फिर से रिवाइव हो जाते हैं। तेज बहादुर सप्रू, एस शास्त्री, डॉक्टर एमआर जयकर, ये सब पहुंच जाते हैं कांग्रेस लीडर्स को मनाने के लिए। बोलते हैं बात तो करो, पर नहीं भैया। गांधी इरविन मीटिंग होती है दिल्ली में ऑन 5 मार्च
1931, जिसको गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। बहुत सारे एफर्ट्स ये कांग्रेस लीडर्स बनाते हैं। इरविन के कहने पर गांधी जी, इरविन के बुलाने पर गांधी जी जाते हैं इरविन से मिलने, और वहाँ पर उनके बीच में एक पैक्ट साइन होता है ना। ये जो पैक्ट है ना, ये हिस्टोरिकली देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। दिल्ली पैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अभी तक की हमने हिस्ट्री पढ़ ली, किसी भी कांग्रेस लीडर को कोई वाइसरॉय ने बुलाया अपने पास, सेम प्लेटफॉर्म पर बैठ करके बात करी है, आमने सामने, टेबल के आमने सामने, कि भाई तुम हमारी ये बात मान लो, हम तुम्हारी ये बात मान लेते हैं? माना है किसी ने? नहीं। कुछ हुआ ऐसा? नहीं। तो हिस्टोरिकली देखा जाए या हमारे नेशनल मूवमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट था, बहुत ही बड़ा इवेंट था ये। गांधी जी गए मिलने के लिए यहाँ पर, गांधी जी की कुछ डिमांड्स थी, वो मानी, गवर्नमेंट एग्री हो गई कि भैया वो जितने भी ऑर्डिनेंस हैं उन सबको विड्रॉ कर लेगी, जो प्रोसेशंस पेंडिंग्स हैं उन सबको, प्रोसिक्यूशंस पेंडिंग हैं उन सबको विड्रॉ कर लेगी, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन सबको छोड़ देगी, लेकिन जो वायलेंस के लिए गिल्टी हैं उनको नहीं छोड़ेगी। जो प्रॉपर्टी कन्फिस्केट की गई है सत्याग्रहीज की वो छोड़ देगी। पीसफुल पिकेटिंग, लिकर शॉप की, ओपीएम एंड फॉरेन क्लोथ की जारी रखने देगी, है ना। परमिशन मिल जाएगी मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट की। ठीक है, ये चीज़ सी शोर से, फ्री ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी फ्री, अब क्या? ड्यूटी फ्री। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पर गांधी जी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों जो रिवॉल्यूशनरीज हैं, ठीक है, यस, फ्रीडम फाइटर्स थे, इन तीनों को वो बचा सकते थे। उनका जो हैंग करने का जो डेट था या उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करा सकते थे। तो इस पर बेटा बहुत सारे व्यूज़ हैं यार। ठीक है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे तरीके के डिफरेंट व्यूज़। ठीक है, अब क्या था, क्या नहीं, क्या हो सकता था और क्या नहीं हुआ। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया, क्या नहीं कर पाए वो। ठीक है, तो वो मैटर ऑफ टाइम था यार, उसे अब छोड़ दो, वो उस टाइम का इवेंट था। वहाँ पर गांधी जी को लगा कि हो सकता है हमें कुछ सब्सटेंशियल मिल जाए। हालांकि वो भी मुगालते में आ गए थे, थोड़ा सा धोखा उनके साथ भी हुआ कि हमको भी कुछ अच्छा मिल जाए। तो उसके चलते उन्होंने इरविन की ये वाली जो डिमांड, ये वाली जो चीज़ थी, ठीक है, कि वायलेंस वाले जो हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे भैया। उन्होंने अगर हमारे ऑफिशियल्स को मारा है तो एज़ पर दी लॉ उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, मिलेगा। गांधी जी चाहते तो इस पर भी जो है एडामेंट हो जाते, क्योंकि गवर्नमेंट अभी घुटनों पर आ गई थी एक तरीके से। ठीक है, एडामेंट हो सकते थे, लेकिन अब कुछ हुआ होगा ऐसा जिससे वो एडामेंट नहीं हुए। ठीक है, और यहाँ पर गांधी जी एग्री हुए इस पैक्ट के बाद कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को टेम्पररी लेवल पर सस्पेंड किया जाएगा और कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। हालांकि देखो ये सब मतलब ऐसा कभी आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में तो आगे देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब देखो गांधी जी ने जैसे ये पैक्ट साइन किया, ठीक है, ये पैक्ट हुआ, मार्च 1931 में कराची सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का होता है। वल्लभ भाई पटेल इसे प्रेसाइड करते हैं। इस पैक्ट को एंडोर्स करती है कांग्रेस, और कांग्रेस की तरफ से सिर्फ महात्मा गांधी जाते हैं, अकेले अकेले, बस वही रिप्रेजेंटेटिव हैं और कोई है ही नहीं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और वहाँ पर जो होता है समझ से परे, गांधी जी वापस आ जाते हैं। यस, सितंबर टू नवंबर 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, गांधी जी उसे अटेंड करते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं उन्हें सिडिशियस फ़कीर, है ना, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब नाम से पुकारा जाता है। और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि इंडिया के अंदर अभी भी हर कोई पर्सन, यस, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सब प्रेजेंट हैं, जितने भी क्लासेस, कम्युनिटीज़ हैं, उन सब के जितने भी लीडर्स हैं वो सब प्रेजेंट हैं। यार देखो एक तरीके से देखा जाए तो इट वॉज अ चाल, इट वॉज अ चाल, इट वॉज अ कॉन्स्पिरेसी। अगर एक व्यू है ये यार, ठीक है, कि भाई गांधी जी को ये दिखाने के लिए बुलाया गया था कि देखिए आपके नेशन में आज भी लोग एक नहीं हैं, आप पूरा एक मूवमेंट लीड कर रहे हो, ठीक है, पूरा इंडिया आपके एजेस, आपके मूवमेंट के एजेस के अंडर है, ठीक है, आप एक मूवमेंट लीड कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर देखो डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट कम्युनिटीज़ अपने अपने लोकल इंटरेस्ट के लिए किस तरीके से लड़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ वो शायद गांधी जी को दिखाना चाहते थे, इसीलिए शायद खाली बोला गया कि गांधी जी आए। ठीक है, ये चीज़ उनके साथ और कोई ना आए, मतलब ये ऐसा हो सकता है बोला गया हो, तभी तो गांधी जी अकेले गए, वरना कांग्रेस के और भी लीडर्स थे वो भी साथ में जा सकते थे, अलॉन्ग विथ, दो ही वेंट देयर अलॉन्ग विथ सरोजनी नायडू। ठीक है, ये चीज़ तो वो और भी लोगों को लेके जा सकते थे, ये चीज़।
ठीक है। गांधी जी को बड़ा दुख होता है इस चीज़ का। गांधी जी जो है बिना बिना कुछ बात किए, बिना कुछ बोले वो वापस इंडिया आ जाते हैं, बोलते ना बाबा ना, ये ना हो पाएगा ऐसे, ये अंग्रेज़ लोग जो है ना ये नहीं सुधरने वाले, है ना। फिर से तो वो उसी डिटर्मिनेशन के साथ आते हैं कि वो इंडिया में फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च करेंगे। हालांकि उस टाइम पर मोबाइल, ईमेल्स और ये सब नहीं हुआ करते थे, वरना गांधी जी वहीं से मैसेज डाल देते व्हाट्सएप पे, बोलते कि बेटा स्टार्ट कर दो मूवमेंट, मैं आ रहा हूँ, है ना, तुम तो शुरू तो करो, मैं आ रहा हूँ, है ना। तो यहाँ मूवमेंट जो बंद हुआ था 1-2 महीने के लिए, वो तुरंत स्टार्ट हो जाता। हालांकि पूरे साल भर मूवमेंट जो है पैसिव फॉर्म में रहा, एक्टिव मोड में नहीं रहा, पैसिव मोड में रहा, ठीक है। तो यस, और जैसे ही वेलिंगटन आए, यस, इरविन के बाद में वेलिंगटन एज अ वाइसरॉय आते हैं और वो पूरी तरीके से इस मूवमेंट को सप्रेस कर देते हैं, पूरी तरीके से इस मूवमेंट को सप्रेस कर देते हैं। आफ्टर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1932 कम्युनल अवार्ड का जो है घोषणा की जाती है, कम्युनल अवार्ड जो है वो घोषणा की जाती है। खैर, कांग्रेस अपने पार्ट पर एग्रीड हो जाती है कि पुलिस एक्सेस को वो इन्वेस्टिगेशन पर प्रेस नहीं करेगी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर देगी, बाइकआउट कर देगी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी। कराची में सेशन होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये होती है ना, ये चीज़। यहाँ पर और भी मेजर्स लिए जाते हैं। इरविन रिप्लेस हो जाते हैं लॉर्ड वेलिंगटन से, और वेलिंगटन जो है वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट का पार्ट है और वो रिप्रेसिव पॉलिसी को फिर से रिवाइव कर देते हैं, फिर से रिवाइव कर देते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो 1931 में फिर से पावर में आ जाती है, 1931 में वो फिर से पावर में आ जाती है और पूरा का पूरा सिचुएशन चेंज हो जाती है, पूरी की पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ गांधी जी डिसाइड करते हैं रिवाइव करना। जनवरी 1932 में फिर से मूवमेंट चालू होता है, लेकिन अब मामला कुछ और है, अब मामला कुछ और है। रैमसे मैकडोनल्ड 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड, डिप्रेस क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट, ये अनाउंस कर देते हैं। गांधी जी बोलते हैं यार ये तो गलत बात है, तो ही डिसाइडेड टू टेक फास्ट अनटू डेथ, और यहाँ पर फिर होता है पूना पैक्ट साइन। पूना पैक्ट साइन होता है 1932 में बिटवीन डॉक्टर अंबेडकर एंड महात्मा गांधी, ठीक है। ये चीज़ पूना पैक्ट साइन होता है। डिप्रेस्ड क्लासेस की जो लीडर हैं डॉक्टर अंबेडकर, वो रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करते हैं विद इन द अलॉन्ग विद द हिंदूज विद द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। बाद में हिंदू महासभा इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है और रेटिफाइड भी कर देती है। गांधी जी का 21 दिन का जो फास्ट, ठीक है, ये चीज़ है ना, एटोन करते हैं टू द सिंस ऑफ द हिंदूज अगेंस्ट द अनटचेबल्स, ठीक है। ये पार्ट। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 17 नवंबर से लेकर के दिसंबर 1932 के बीच में। कांग्रेस इसे बाइकआउट करती है। इस कांग्रेस में जो है लॉयलिस्ट ही पार्टिसिपेट करते हैं। गांधी जी एडवाइस करते हैं सस्पेंड करना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, लेकिन इंडिविजुअल सत्याग्रह को वो सजेस्ट करते हैं कि चलते रहो 8 महीने तक और एक्स्ट्रा ये चलता है। और अल्टीमेटली अप्रैल 1934 में कांग्रेस पूरी तरीके से फाइनली सस्पेंड कर देती है नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। देखा जाए तो गांधी जी जो है वो 32 में ही अपना जो है छोड़ देते हैं, ठीक है। यस, एक्टिव पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से छोड़ देते हैं। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अल्टीमेटली रिजल्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के पासेस के ऊपर। अब यहाँ से थोड़ा इंडियन नेशनल मूवमेंट में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ गॉट इट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये आता है। फेडरेशन प्रपोज किया जाता है सेंटर पे, जिसमें नेटिव स्टेट्स भी इंक्लूड हैं। डायरकी जो कि 1919 के एक्ट से इंट्रोड्यूस की गई थी, उस डायरकी को प्रोविंसेस से अबॉलिश करके सेंटर में स्टैब्लिश कर दिया जाता है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में विद कंप्लीट ऑटोनॉमी ये इंट्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस की जाती है। गवर्नर जनरल जो है, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ द गवर्नर अब स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर के साथ, डिस्क्रिशनरी पावर के साथ, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के साथ अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ गॉट इट। एडल्ट फ्रेंचाइजी भी इंट्रोड्यूस नहीं की गई, ठीक है। ओनली 14% लोगों को ही वोटिंग राइट है, ठीक है। फुल इंडिपेंडेंस का जो डिमांड है अभी भी बहुत दूर है यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ पर कांग्रेस डिसाइड करती है कि वो भैया पार्टिसिपेट करेगी अब इलेक्शंस के अंदर। फेडरल पार्ट अभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, हालांकि ये बोला गया कि ऑल इंडिया एक फेडरेशन स्टैब्लिश किया जाएगा, लेकिन फेडरेशन नहीं बनाया गया, ठीक है। यहाँ पर ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से अब प्रोविंसेस जो हैं,
अब प्रोविंसेस जो हैं ये भी बाई कैमरल बना दिए गए, बाई कैमरल बना दिए गए। 6 ऐसे प्रोविंसेस थे जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर स्टैब्लिश किया गया, मद्रास, बिहार, यूपी, उड़ीसा, बॉम्बे, बंगाल, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं और कांग्रेस एक मेजर पार्टी में कन्वर्ट होती है। सिर्फ पंजाब और सिंध में वो अपना ग्राउंड लूज कर जाते हैं। मुस्लिम लीग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है सिंध रीजन में, मुस्लिम लीग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है सिंध रीजन में। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो है ये स्टैब्लिश होती है 1937 के इलेक्शन से इन द प्रोविंसेस और बाद में वो 1939 अक्टूबर में रिज़ाइन कर देती हैं ये चीज़। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसके अराउंड चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये पार्ट था इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसे कंप्लीट कर किया, एंड करते हैं। अगला सेशन रहेगा हमारा टूवर्ड्स पार्टीशन एंड फ्रीडम ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्त, चलो थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं, थैंक यू।